Good afternoon, everyone. Today's my topic is the rise of nationalism in Europe. It means यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी बुक के अंदर एक डायग्राम दे रखा है और उस डायग्राम को आप जैसे ही देखते हो तो जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एक्चुअली में दिस वाज गिवन बाय द 1848 फेडरिक सेरियो। फेडरिक सेरियो ने जो है ये डायग्राम दिया था। और फेडरिक सेरियो जो है एक मतलब फ्रांस के जो है प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं। इट मीन्स उन्होंने क्या प्रिपेयर किया है, एक सीरीज के अंदर, एक प्रिंट के अंदर जो विजुअलाइजिंग ड्रीम्स है या वर्ल्ड का मैप जो उन्होंने मेडअप किया है, तो उस मैप के अंदर उन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक के बारे में जो है डिस्क्राइब किया। इट मीन्स क्या है कि जो हमारी जनतांत्रिक और सामाजिक जो गणतंत्र है, ठीक है, इनसे मिलकर जो हमारा संसार वो बना है। हालांकि इस डायग्राम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेरिका और इसके बाद जो है फ्रांस, ठीक है, और यूरोप से जो है वो लोग लाए गए हैं। तो इट मीन्स क्या है कि यह जो आपका डायग्राम है, इस डायग्राम से एक यूनिटी शो होती है कि किस तरह से जो है फेडरिक सेड्यू ने पूरे का पूरा जो वर्ल्ड है उसको एक लिबर्टी के अंदर, लिबर्टी मीन्स क्या होता है यहाँ पर कि आपका जो यूनिटी है, आजादी है लोगों की, किस तरह से, मतलब ये मान लीजिए कि जो आर्टिस्ट है एट द टाइम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर उन्होंने क्या पर्सनिफाइड किया है कि जो लिबर्टी है, खासकर एक फीमेल फिगर्स के थ्रू उसने इस चीज को आइडेंटिफाई किया है कि लगभग ये मान लीजिए। तो उन्होंने जो आप यहाँ पर देखोगे कि किस तरह से जो ज्ञान के उदय होने का जो प्रतीक है, जो मसाल होता है, उसको लोग हाथ में लिए हुए हैं। इसके साथ में ही जो एक प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, इट मीन्स क्या है कि इस पिक्चर्स के अंदर जो आपका अटोपियन है, तो इसका विजन को भी शो किया है। इट मीन्स क्या है कि जो निरंकुश संस्थानों को के जितने भी ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे, तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो फेडरिक सेरियो है उन्होंने जो है एक कल्पना आदर्श जो मॉडर्नाइज जो वर्ल्ड है उसको शो करने की कोशिश की। लगभग मान लीजिए कि किस तरह से हमारी दुनिया के अंदर जो है अलग अलग राष्ट्रों के अंदर लोग बटे हुए हैं। हालांकि उनकी जो पहचान होती है, उनकी जो विजुअलाइजेशन, मतलब ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो फिगर्स हमारे सामने आती है, या तो वो उनके फ्लैग से आती है या फिर जो उनकी जो ड्रेसेस कोड है, तो ड्रेस कोड के थ्रू भी। और इसके बाद लगभग ये मान लीजिए कि कहीं पे आपको जो है ना, मतलब एक इंडिपेंडेंट पिक्चर्स के रूप में लोग आगे आए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मतलब जुलूसों का जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो इट मीन्स क्या है कि पूरी तरह से हमारा जो यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, तो एक जो नेशनलिज्म के रूप में ये राज्य उभर कर सामने आए हैं। तो उन राज्यों के बारे में जो है इन्होंने लगभग मान लीजिए, हालांकि यहाँ पर फ्रांस के जो क्रांतिकारी हैं वो अपने हाथ में जो है उनके तिरंगे को लिए हुए हैं। तो इट मीन्स क्या है कि इस पिक्चर के अंदर आपको ये शो करती है पिक्चर कि अलग अलग राष्ट्रों से लोग किस तरह से एक यूनिटी के अंदर आए हैं, किस तरह से उनको न जो है ना मतलब एक इमर्ज करने की कोशिश करें। तो लगभग मान लीजिए, हालांकि जर्मनी का भी पीछे आपको जो है ना फ्लैग दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर आपको जो है लाल जो आपका ब्लैक है, रेड है और जो गोल्डन ब्राउन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है कि इसका मतलब ये है कि लगभग इस डायग्राम के माध्यम से जो है एक नया चित्र जो है, एक नई निर्मित, यानी कि लगभग मान लीजिए कि जर्मनी के जो लोग हैं, ठीक है, किस तरह से उन्होंने जो है यूएन के अकॉर्डिंग जो मतलब सदस्य है वो ग्रहण नहीं कर पाए सदस्यता। तो लगभग मान लीजिए कि 1848 की जितनी भी उम्मीदें थी लोगों की, या जितने भी जर्मन लैंग्वेज स्टेट्स थे, उनके बीच में एक ऐसा गठन, मतलब राज्य का जो राष्ट्र गठन है, इट मीन्स उसको एक एब्लिश करने की यहाँ पर एक नेशन स्टेट के रूप में उसने जो है कोशिश करी है। तो लगभग मान लीजिए कि ये जो चैप्टर है, दिस चैप्टर डील विद द मेनी इश्यूज ऑफ द विजुअलाइजेशन बाय सेरियो। या ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी अगर हम बात करते हैं तो नेशनलिज्म जितना भी हमारा इमर्ज किया गया था, तो उसके जितने भी स्वीपिंग चेंज है पॉलिटिकल या एक मेंटल वर्ल्ड की जो है यूरोप को जो उन्होंने डिस्क्राइब किया है। या फिर हम इसका एंड रिजल्ट देखते हैं तो उसके अंदर इन्होंने इमर्ज किया कि इसको जितने भी हमारे नेशनल स्टेट्स हैं या प्लेस टू प्लेस जितने भी आपकी जो है मल्टीनेशनल जो आपकी डायनेस्टी हैं, तो उन
उन चीजों को इसने जो है एक स्टेट के रूप में बांधने की कोशिश करी। हालांकि उन्होंने मॉडर्न स्टेट जितनी भी हमारी रही हैं, दिस विच द सेंट्रलाइज पावर एक्सरसाइज द सर्वजन कंट्रोल, यानी कि पूरी तरह से जब लोगों का एक कंट्रोल होता है, क्लियरली डिफाइंड जो है टेररी के रूप में जो उन्होंने इस चीज को एक लॉन्ग पीरियड के अंदर, एक लॉन्ग टाइम के लिए जो यूरोप के अंदर एब्लिश करने की कोशिश करी है। तो लगभग मान लीजिए कि जितने भी आपके नेशन स्टेट हैं, दैट वाज इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, आपको पता है कि किसी भी जो देश के होते हैं नागरिक होते हैं ना, सबसे पहली बात तो उसकी जो मेजोरिटी होती है, वहां के जो रूल रेगुलेशन होते हैं, या मतलब पूरी तरह से लगभग मान लीजिए कि जितनी भी मेजोरिटी लोगों की होती है, तो वो ही एक नेशन के स्टेट्स के रूप में जो उन चीजों को एक मतलब इनबिल्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जो ये डायग्राम है फ्रेडरिक सेडियो के द्वारा दिया गया है 1948 के अंदर, तो उन्होंने जो है पूरे वर्ल्ड को जो है डिस्क्राइब करने की कोशिश करी गई है। हालांकि आपकी बुक के अंदर एक वर्ड मिलेगा आपको कि व्हाट इज द अस्टर्न रेनन। अस्टर्न रेनन क्या होता है एक्चुअली? देखिए अस्टर्न रेनन जो आपके हुए हैं 1823 के अंदर इनका जन्म हुआ था, तो 1823 से 92 तक इनका जो है लाइफ रही है। तो उसमें इन्होंने लगभग मान लीजिए कि यह भी एक जो है ना फिलोसफर हुए आपके फ्रांसीसी, तो उन्होंने जो है 1882 के अंदर क्या काम किया था कि जो सोरबोन यूनिवर्सिटी थी उसके अंदर मतलब जो एक नेशन की परिभाषा है या नेशन की जो समझ है, उस चीज को इन्होंने जो है ना अपनी बुक के अंदर जो है ना एक एज ऐसे उन्होंने टाइप किया था, जिसका नाम था आपका जो है ना जो है ना क्यूसेट सी क्यू यू नेशन। मतलब ये जो है ना उन्होंने एक जो है ना टाइटल दिया था, और इस टाइटल का मीनिंग यही दिखाता था कि किस तरह से जो लोग हैं बेक राष्ट्र के सम्मान के अंदर, या उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो नस्ल है, उनका जो रिलीजन है, उनका जो एरिया है, इसके अकॉर्डिंग मतलब जो है लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से यूनिटी के अंदर लेके आना। तो अस्ट्रनैनन ने भी मतलब यही कहा था कि जो एक नेशन होता है, नेशन क्या होता है, व्हाट इज ए नेशन, तो उन्होंने नेशन की जो डेफिनेशन है उसके अंदर यही डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है कि पूरी तरह से जितने भी हमारे लोग हैं, जब भी कोई भी एक नेशन हमारा जो बनता है, तो लगभग एक लंबे प्रयास, उसके अंदर उनका त्याग भी होता है, एक निष्ठा भी होती है। उन चीजों को जब हमने चरम बिंदु पर लगभग मान लीजिए कि किस तरह से जो हमारे वीरता है, या जो हमारे महान पुरुष रहे हैं, या जो गौरवशाली जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं, तो उन सब को एक यूनिटी के अंदर लेके आना ही मतलब लगभग मान लीजिए कि किसी भी राष्ट्र की एक जब बड़ी एकता होती है, उस एकता को एक लार्ज स्केल के अंदर जो है ना सॉलिडिटी करना जो है, यही मतलब एक नेशंस की उन्होंने डेफिनेशन दी है कि पूरी तरह से लगभग मान लीजिए कि जो हमारा कानून है, कानून जो है लोगों के फेवर में होते हुए जो है उनकी लैंग्वेज है, मेजोरिटी है, वो सारी की सारी एक जगह होनी जरूरी है। अब लोगों के बीच के अंदर क्या है मतलब विचार आता है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इट्स आइडिया ऑफ द नेशन। अब यानी कि देखिए अब लोगों के बीच में ये आया था सवाल कि किस तरह से जो फ्रांसीसी क्रांति है या फ्रांस की जो क्रांति का विचार है वो लोगों के माइंड के अंदर आया है। तो इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, क्योंकि फर्स्ट जो होता है ना आपका फ्रेंच जो रिवॉल्यूशन आपकी हुई है वो 1789 के अंदर हुई थी। सभी को पता है कि जो ये आपका फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का, दैट कम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789 89 के अंदर जो अलग बगे मान लीजिए कि पूरी तरह से यूरोप के अंदर 1789 के अंदर जो है एक जो फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन है, इसकी भावना जो है लोगों के एक नेशनलिज्म की जो भावना है वो लोगों के माइंड के अंदर क्रिएट हो गई थी। अनदर ये बात करता है कि लगभग मान लीजिए कि 1789 के बाद कोई ही ऐसा राज्य रहा होगा जो एक मतलब जिसका कोई भी जो लैंड लॉर्ड स्टेट होती है ना, वो एक राजा के मतलब जिसके ऊपर राजा का जो निरंकुश शासन जो अधिपत्य रहता है। इट मीन्स क्या है कि जहां पर माइनॉरिटी सिस्टम एब्लिश रहता है, तो ऐसी कोई भी एक स्टेट होगी कि जहां पर किसी भी राजा का जो है अधिकार चलता हो। ये बात कब की कह रहा है, ये 1789 के बाद की बात करता है। इट मीन्स क्या है कि पूरी तरह से जो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस थे दैट कम इनटू द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, और यही आइडिया उन लोगों के बीच में आया था कि किस तरह से जो ट्रांसफर है या सर्वजनिटी थी लोगों के बीच में, जो मोनार्ची सिस्टम था
उस चीज को एंड करने का है। लगभग ये मान लीजिए कि जितने भी फ्रेंच हमारे सिटीजन रहे हैं उन्होंने जो है, तो देखिए इसके बाद ये कहता है कि जो लोगों के उन्होंने जो कदम उठाए थे फ्रांसीसी क्रांति के लिए, तो उस फ्रांसीसी क्रांति के जो कदम उठाए गए थे, तो इसमें देखिए आपको दो वर्ड दिखाई देंगे। एक तो ला पैट्रीज है, इट मीन्स कोई भी हमारी जो फादरलैंड होती है, और एक होता है ली सिटियन। इट मीन्स क्या है कि जितने भी हमारी सिटीजन है किसी भी कंट्री के, तो इसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से बल दिया था। लगभग मान लीजिए कि कोई भी जो एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसके अंतर्गत सभी को जो है समान अधिकार प्राप्त हो। या फिर एक अगर हम बात करते हैं तो फिर उन्होंने क्या काम किया था कि जितनी भी उनकी जो ला पैट्रिक्स थी और ला सिटीजन जो था, इसमें इक्वल राइट्स लेने के लिए तो उन्होंने अपना जो है ट्राई कलर को जो है एबलिश किया। और इस झंडे को जब जैसे ही उन्होंने चुना तो लगभग उन्होंने फिर जो है एक नेशनल फ्लैग के रूप में जो है जगह ले ली थी। लगभग मान लीजिए कि जितने भी स्टेट जनरल थे, ठीक है ना, दैट वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन एंड रिमेन्ड द नेशनल असेंबली। अब जो वहां का जो स्टेट जनरल चुना जाता था, अब उसको भी डायरेक्टली जो था कि वहां के जो पीपल हैं वो चुन सकेंगे। इसके बाद देखिए उन्होंने मतलब ये मान लीजिए कि एक अपना जो नेशनल फ्लैग चूज किया था, तो नेशनल फ्लैग के रूप में उन्होंने जब उसको स्वीकार कर लिया था, तो पूरी तरह से लगभग मान लीजिए कि जो नई नेशनल असेंबली बदली थी इनकी, या जो एक नई मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन इनके बीच में बन के आया था, तो उसके अंदर लगभग जितने भी उस भूभाग के अंदर रहने वाले जो नागरिक थे या जितने भी सिटीजन वहां पर रहते थे, तो सबके लिए जो है समान कानून जो है बना दिए गए थे। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि हर क्षेत्र की बोली या जो लैंग्वेजेस थी वहां की, तो उसके अंदर लगभग, क्योंकि एक्चुअली में वहां पर जो देखिए जर्मन और फ्रांस लैंग्वेज चलती थी, तो पेरिस के अंदर जितने भी लगभग मान लीजिए कि इसको लैंग्वेज ऐसी डिसाइड की गई थी कि जो सबके इक्वली उसको मतलब अडॉप्ट कर पाए, तो वो लैंग्वेज उनकी जो है एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में उभर कर सामने आए। तो ऐसे में लगभग मान लीजिए कि फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, तो फ्रेंच लैंग्वेज को उन्होंने जो है एक नेशनल लैंग्वेज के रूप में अडॉप्टेड कर लिया था। तो लगभग मान लीजिए कि जितनी भी इनकी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज थी और जितने भी लगभग ये मान लीजिए कि यूनिफॉर्म सिस्टम था, तो उसको जो मेजर्स करने के लिए सारे के सारे इन्होंने जो है अडॉप्टेड कर लिए थे। तो पूरी तरह से ये मान लीजिए कि लोगों के बीच में एक क्रांति की भावना जो है वो कैसे आई थी, किस तरह से जो आपका राष्ट्र का जो विचार है, नेशंस ऑफ आइडिया है, तो वो किस तरह से जो लोगों के बीच में आए थे। तो ऐसे में लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जितने भी हमारे फ्रांसीसी जो क्रांतिकारी हुए हैं या जितने भी फ्रांसीसी रिवोल्यूशनरी हुए हैं, तो उन्होंने जितना भी यहाँ पर निरंकुश शासन था, उस निरंकुश शासन को खत्म करने की जो है योजना उन्होंने जो है बना ली थी कि किस तरह का जो मोनार्ची सिस्टम है यहाँ पर उसे हम टिकने नहीं देंगे। तो लगभग इसका पे जो, क्योंकि देखिए जब किसी भी क्रांति की शुरुआत होती है तो सबसे पहले जो वहाँ के स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट और जितने भी मिडिल क्लास मेंबर्स होते हैं तो वही जो है सबसे ज्यादा पार्टिसिपेंट करते हैं। तो उन्होंने लगभग मान लीजिए कि पूरी तरह से जितने भी एजुकेटेड मिडिल क्लास थे, तो इन्होंने जो है ना क्या काम किया था, जैकोबिन क्लब जो है मेडअप किए थे। या मतलब जैसे हम कहते हैं ना भी स्टूडेंट के जो क्लब थे, तो उन्होंने लगभग मान लीजिए कि स्टूडेंट और जितने मिडिल क्लास मेंबर थे, दे हैव सेटिंग बिगेन अप ए जैकोबिन क्लब। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, वो ये कहता है कि जितनी भी इसके अंदर एक्टिविटी को कंपेनियन किया गया था, दे हैव प्रिपेयर वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और काफी देखिए मच ऑफ इटली। यानी कि 1790 तक इनकी जो आर्मी थी, फ्रेंच आर्मीज थी, उसको भी मूव कर दिया गया था हॉलैंड के अंदर, बेल्जियम के अंदर, स्विट्जरलैंड है आपका, या कुछ पार्ट आपका जो है इटली के अंदर। तो पूरी तरह से जितनी भी मतलब जैसे जैकोबिन क्लब के जो शुरुआत हुई है और लगभग जितने बड़े इलाकों के अंदर जो हमारी फ्रांस की सेना थी, तो उनके लिए भी जो रास्ता तैयार किया गया था। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि जितनी भी फ्रांसीसी सेनाएं थी उनके बीच में जो है ना, जो राष्ट्रवादी के जो विचार थे, नेशनलिज्म के जो आइडिया थे, वो भी अपने आइडिया को जो है ना विदेशों के अंदर भी ले जाने लगे थे। इट मीन्स क्या है कि यही भी चीज आपकी जो है हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी और इटली की तरफ भी जो है मूवमेंट हो गई थी। हालांकि इन राज्यों के ऊपर उस समय
नेपोलियन का जो है नियंत्रण था पूरी तरह से, लगभग ये मान लीजिए कि जैसे ही नेपोलियन के नियंत्रण के अंदर जो एक विशाल सुधार आया था, और वही सुधार जो है फ्रांस के अंदर पहले से ही जो है आरंभ किया जा चुका था, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लोगों ने जो नेपोलियन का राज्य था उसको भी पूरी तरह से जो है वहां पर नष्ट कर दिया था। तो लगभग ये मान लीजिए कि हालांकि नेपोलियन ने वहां पर अच्छे काम करने की कोशिश करी थी, और फ्रांस के अंदर ऑलरेडी पहले कर चुका था, तो उन्होंने क्या काम किया कि जो नेपोलियन था उसके भी राष्ट्र को जो है, उसकी भी मतलब जो लगभग मान लीजिए कि जितनी भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स थी, उस पावर्स को जो है उन्होंने जो है मतलब क्या कहते हैं इसको कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। तो इसके बाद जितने भी हमारे जितने भी प्रशासनिक क्षेत्र थे, ठीक है, तो लगभग मान लीजिए कि जो हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा अपनाए गए जो सिद्धांत थे, ठीक है, उनको जो है अपनाया था। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट का अंदर क्या तभी है कि जैसे ही फ्रांस आर्मी थी उनके बीच में जो है आइडिया कैरी आउट हुआ था नेशनलिज्म का, और इसके बाद जितना भी मोनर्ची सिस्टम था नेपोलियन का, तो उसको भी रिटर्न कर दिया गया था। और किसी तरह का कोई डाउट है डिस्ट्रॉयड जितनी भी डेमोक्रेसी थी फ्रांस की, तो उसको जो है पूरी तरह से इन्होंने तहस नहस कर दिया था। तो लगभग मान लीजिए इसके बाद जितना भी आपका जो सिविल कोड है, ठीक है, सिविल कोड आपका जो है ना 1804 के अंदर, यानी कि जो आपका नागरिक संहिता थी, ठीक है, तो 1804 के अंदर लगभग मान लीजिए कि जो नेपोलियन की जो संहिता थी ना, नेपोलियन का जो कोड था, ठीक है, वो कोड इसी कोड के रूप में जो है जानने लगे थे लोग, यानी कि जो नेपोलियन कोड था तो 1804 के अंदर उसको एक सिविल कोड के रूप में लोग जानने लगे थे। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि जितनी भी हमारे जो फ्रांस के अधीन में जितना भी क्षेत्र था, ठीक है, तो फ्रांस जितना भी मतलब ये मान लीजिए कि स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, तो लगभग जितना भी प्रशासनिक वहां विभाजनों को जो है नेपोलियन ने सरल बनाया था, तो इसका सिस्टम वहां से पूरी तरह से खत्म कर दिया था। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जितने भी जो जमींदार थे वहां के, ठीक है ना, या जो सिस्टम था, तो कारीगर वगैरह थे, तो उनको जो है इस चीज से मुक्ति मिली थी कि उनको जो है रिटर्न वगैरह देना पड़ता था, टैक्सेस वगैरह जो है देने पड़ते थे, क्योंकि नेपोलियन की जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर थी उसको पूरी तरह से जो है इन्होंने मतलब एक फेवर में कर दिया था। किसके फेवर में किया था कि जितने भी जो आपके पीजेंट्स थे, या जो सेफरडोम्स, या जो मोनोरियल जूस थे, तो वो सारे के सारे जो लोगों ने, हालांकि इसके बाद यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम था उसको भी इम्प्रूवमेंट जो है मिली थी। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि इस क्रांति का फायदा हर क्लास के जितने भी मतलब मिडिल क्लास फैमिलीज को ले लीजिए आप, स्टूडेंट को ले लीजिए, या फिर जो पुअर पीजेंट्स थे, तो हर को जो है इसके बारे में जागरूक हो गए थे। और तो पूरी तरह से मान लीजिए कि जितने भी आपके जो स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, पर्टिकुलर उनके बीच में मतलब एक यूनिफॉर्म जितने भी लॉ थे, या जो वेट्स थे, मेजर्स थे, तो वो पूरी तरह से जो है उसके लिए आइडेंटिफाई हो चुके थे। या जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैपिटल की हम बात करते हैं, एक रीजन से दूसरे रीजन के अंदर जो है वो उस चीज को मूवमेंट कर सकते थे। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि जितना, फिर इसके बाद ये कहता है कि जो हमारी जितने भी वेस्टर्न कंट्री थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, तो उनके अंदर ये कहता है कि हालांकि भी मार्केट वगैरह को अभिलिस्ट किया कराया गया था, तो ऐसी कंडीशंस के अंदर जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, हालांकि इंग्लैंड के अंदर या आपकी 18th सेंचुरी के अंदर जो है स्टार्ट हुई थी, तो पूरी तरह से लोग जो है इसके प्रति जागरूक हो चुके थे। और जागरूकता के साथ में ही जो एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया था वो लोगों के माइंड के अंदर आ चुका था। तो ये हमारे जो आइडिया थे, लगभग ये मान लीजिए कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हुई थी, तो पूरी तरह से पॉलिटिकल फ्रीडम के रूप में जो है वो लोगों के बीच में आ चुकी थी। तो सेंसरशिप है इनका, टैक्सेशन की बात करता है, जो फोर्स थी, तो जितनी भी फ्रांसीसी जो फ्रांस की आर्मीज थी उनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, तो रेस्ट ऑफ यूरोप पूरी तरह से उनको जो है पूरा कर दिया गया था। तो इस तरह से लोगों के बीच में जो है एक आइडिया जो है लोगों का आया था कि किस तरह से हम जो है यूरोप के अंदर जो है ना एक फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन किस तरह से आई थी, किस तरह से उनके अंदर जो आइडिया थे या विचार थे वो माइंड के अंदर आए थे। तो अब ये कहता है कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब यूरोप के अंदर इस तरह से जो राष्ट्र का निर्माण है, या जो राष्ट्रवाद का जो निर्माण था वो जो है आया था। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि इस समय जो जर्मनी है, इटली, स्विट्जरलैंड,
दे वर डिवाइडेड इनटू ए किंगडम, यानी कि इनको पूरी तरह से जो है ना किंगडम के रूप में जो है इनको एबलिश किया गया था। तो पूरी तरह से जितने भी वहां पर जो डचीज थे या जो कैंटोन्स, यानी कि कैंटोन्स का मतलब क्या कहता है ये, हाँ कि जो छोटी छोटी हाँ हाँ यूनियन टेरिटरी होती हैं, तो उनके बीच में जो है इनका जो जी, साम्राज्य था वो छोटी छोटी यूनियन जो ऑटोनोमस टेरिटरीज ठीक के अंदर जो है है। डिवाइड्स था। तो इसके बाद ये कहता है कि जितने भी हमारी जो सुन, यूनियन टेरिटरी के अंदर जो जो है जो वो एरिया जो है डिवाइड था। तो देख बाकी सब पढ़। इसके बाद ये कहता है कि जो आइडिया थे इन लोगों के बीच में लगभग मतलब ये मान लीजिए कि शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी टू द कॉमन कल्चर। अब उन लोगों के बीच में जो कॉमन कल्चर था उसको जो है ना आइडेंटिफाई किया गया था। तो पूरी तरह से लगभग ये मान लीजिए कि जो हर्षबर्ग आपका एम्पायर था इस समय जो है उसके ऊपर ऑस्ट्रिया और हंगरी का जो है राज था। तो लगभग ये मान लीजिए कि पूरी तरह से अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑस्ट्रिया और हंगरी की जो हैसबर्ग साम्राज्य के अंदर लगभग अलग अलग क्षेत्रों से जो है उनके जनसमूह को जोड़ दिया गया था। और ऐसे कंडीशंस के अंदर जो एल्पस है, रिटोल्स है, ऑस्ट्रिया है या जो सुडेंटेन लैंड है, तो इन इलाकों के साथ साथ में लगभग मान लीजिए कि जहां पर जो मिडिल क्लास के लोग रहते थे जिसके अंदर जर्मन लैंग्वेज बोलने वाले ज्यादा थे, तो उन लोगों को भी इसी के अंदर जो है शामिल कर लिया गया था। तो पूरी तरह से लगभग मान लीजिए कि हालांकि यहाँ पर कहता है कि ग्लासिसिया ये एक मिडिल क्लास वर्ग था जो खासकर पोलिश लैंग्वेज को जानता था। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा यह है कि किस तरह से, क्योंकि इन कंट्रीज के अंदर जो डिफरेंस आते हैं ना लैंग्वेज के ऊपर आते हैं, तो हर लैंग्वेज को बोलने वाले को जो है लोगों के बीच में यहाँ पर मतलब एक सूत्र के अंदर उनको बांधने का काम कर दिया गया था। पूरी तरह से मान लीजिए कि देखिए यहाँ पर दे भी रखा है कि किस तरह से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक जो है माइगर वाइल अदर स्पोक ए, जो है ना लगभग हर जो है ना ये कहता है कि जितने भी डायलेक्ट्स थे वहां की जो बोलियां थी उन सबको इसके अंदर शामिल कर लिया गया था। हालांकि इसके बाद कहता है कि बेसाइड दिस थ्री डोमिनेंट ग्रुप वर आल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ द एम्पायर। हालांकि इस समय जो तीनों के तीनों ग्रुप थे आपका जो है जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड, तो इनके की जो बाउंड्रीज थी भी वो भी एक डोमिनेंट ग्रुप के अंदर जो है एबलिस्ट थी। तो पूरी तरह से मान लीजिए कि यूरोप के अंदर जो है ना अब एक राष्ट्रवाद का जो निर्माण है वो आ चुका था। तो ऐसे में जो स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, ये तीनों के तीनों राज्य एक हो गए थे। और इनके अंदर लगभग देखिए मेजोरिटी तो जर्मन स्पीकिंग स्पीकर्स की थी, बट जो अदर लैंग्वेज को बोलते थे तो वो भी उन लोगों को भी, चाहे इसमें मिडिल क्लास फैमिली आती है या फिर जो पुअर पीजेंट्स की बात करता है, तो सब लोगों को जो है इसके अंदर एक सूत्र के अंदर जो है ना मतलब पिरोने का कार्य है कर दिया गया था। तो इसके बाद एक आता है कि जितनी भी आपकी जो एस्ट्रोक्रेसी थी और एक नई मिडिल क्लास का जो जनरेशन था, लगभग मान लीजिए कि एस्ट्रोक्रेटी मीन्स क्या होता है कि जो कुलीन वर्ग होता है और एक नए मिडिल क्लास का जो यहाँ पर उदय होता है। तो इसमें लगभग मान लीजिए कि कोई भी जो रिवोल्यूशन होती है तो सबसे बड़ी बात यही होती है कि उसके अंदर जितना भी आपका पुअर पीजेंट्स है या जो एटोक्रेसी लोग है, कुलीन वर्ग के लोग हैं, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट वही करते हैं क्योंकि लैंडलॉर्ड तो क्या करते हैं, उनको तो उस चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो पूरी तरह ये मान लीजिए कि जितने भी यहाँ की जो सोशली और पॉलिटिकल कंडीशंस थी और इनकी जो, क्योंकि ये कहता है कि जो लैंडेड थी दैट एज द एटोक्रेसीज वाज डोमिनेंट क्लास, क्योंकि वो क्या काम करते थे कि जितनी भी एटोक्रेसीज थी वहां के एरिस्टोक्रेसी जो थी वो डोमिनेंट क्लास के रूप में काम करती थी। ठीक है, इसके बाद कहता है कि द नंबर ऑफ दी दिस क्लास वर कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस रीजनल डिविजन्स। मतलब फिर इसके बाद लगभग मान लीजिए कि किस तरह से जो अलग अलग लोगों की जो जीवन शैली थी, ठीक है, उसको एक साझा क्षेत्र में बांधने के लिए जो है ये काम कर रहे थे। और जितनी भी मतलब ये मान लीजिए कि पूरी तरह से जो फैमिलीज थी, ठीक है, वे इसके लिए वे ट्राई, मतलब ये कहता है कि जितने भी जो ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग रहते थे उनकी जमीन जायदाद थी, जो बड़ी बड़ी हवेलियों के जो मालिक थे, तो पूरी तरह से उनके जो कुलीन वर्ग के जो लोग थे ना, जो एस्टोक्रेटेड थे, तो इनके बीच में जो है ना एक वैवाहिक संबंध भी जो है स्थापित होने लगे थे। क्योंकि कहता है कि द फैमिली वर ओपन कनेक्टेड देयर ट्राई टू द मैरिज। और इसके बाद जितने भी छोटे ग्रुप्स थे, खासकर इसमें पीजेंट्स की बात करता है या छोटे किराएदार की बात करता है
या जो खेती के अंदर जो काम करने वाले लोग थे, तो वो ऐसी खेती करते थे जो भूदास की खेती थी। इसका मतलब क्या है कि लगभग जितना भी प्रोडक्शन वहां पर होता था, ठीक है, वो किसी जमींदार के नीचे रह के जो है वो खेती करते थे। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर लगभग मान लीजिए कि किस तरह से जो फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी उदय हुआ था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के उदय के बाद लगभग 18 सेंचुरी के अंदर फिर वो लोग जो है कंपनियों की तरफ जो है प्लान करने लगे, वहां पर काम करने लगे। तो इट मीन्स क्या है कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी या जितने भी ऑटोक्रेसीज थी वहां की, तो वो जो है सारे के सारे जो अभी जो रिच पीपल्स के नीचे काम करते थे, तो उन्होंने जो है एक नया मिडिल क्लास के रूप में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की जैसे शुरुआत हुई, तो इसमें भी वो लोग जो काम करने लगे। मगर ये मान लीजिए कि इस समय पूरी तरह से जितने भी जो ग्रुप्स थे, न्यू सोशल ग्रुप्स जो है वो उभर कर सामने आए थे। इसमें जितने भी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी या मिडिल क्लास पॉपुलेशन, वो इंडस्ट्री की तरफ या बिजनेसमैन जो प्रोफेशनल थे, तो पूरी तरह से एजुकेशन को भी जो है थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ावा दिया गया था। क्योंकि जितनी भी लिबरल जो मिडिल क्लासेस थी, उनके अंदर एक यूनिटी शो करने के लिए हमारा जो है ये कदम उठाया गया था। तो इट मीन्स क्या कहता है कि जितने भी आपके कुलीन वर्ग के लोग थे और मध्यम वर्ग के लोग थे, वो जागरूक हुए थे। तो आज का टॉपिक हमारा जो है यही समाप्त हुआ है। तो इसके बाद जो है